कोई भी बड़ी सफलता या कामयाबी रातों रात नहीं मिल जाती, उसके लिए दिन रात कड़ी मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर कामयाबी की बुलंदियां हासिल होती है। हर बड़ी कामयाबी के पीछे बहुत बड़ा संघर्ष छुपा होता है, लेकिन यह दिन रात संघर्ष करने की ताकत आखिर मिलती कहाँ से है? उनको यह ताकत मिलती है मोटिवेशन से, प्रेरणा से, जैसे प्रेरणादायक कहानियों से। आज हम आपको ऐसी लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ एक दलित समाज से बिलोंग करती है, बल्कि पूरा जीवन संघर्ष से भरा होने के बावजूद हिम्मत और हौसले के साथ जीती रही और आज 500 करोड़ की कंपनी की मालकिन है। तो चलिए जानते हैं इनके जीवन के संघर्ष और कामयाबी की कहानी, ताकि आप भी इस कहानी के जरिए प्रेरित हो सके और अपने जीवन के लक्ष्यों, मुकाम को हासिल कर सके। हमारे समाज पर वर्षों से जात और धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव रह चुका है। इस भेदभाव के कारण दलित समाज में पैदा हुए लोगों को सालों तक अन्याय और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कल्पना सरोज की कहानी उस दलित पिछड़े समाज के लड़की की कहानी है जिसे जन्म से ही समाज की उपेक्षा सहनी पड़ी। 12 साल की उम्र में ही विवाह कर दिया गया था। जिससे विवाह किया गया था वो लड़का सरोज से 10 साल बड़ा था। बाल विवाह का आघात झेलना पड़ा, ससुराल वालों के अत्याचार को सहा, 2 रुपए रोज की नौकरी करनी पड़ी और उन्होंने एक समय खुद को खत्म करने के लिए जहर तक पी लिया। लेकिन आज वही कल्पना सरोज 500 करोड़ के बिजनेस की मालकिन है। जिंदगी में यदि कामयाब होना चाहते हो तो एक बात सदैव याद रखना, हर कामयाबी एक त्याग मांगती है। त्याग जितना ही अधिक होगा, कामयाबी भी उतनी ही अद्भुत मिलेगी। कल्पना सरोज का जन्म सन 1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिले के छोटे से गांव रोपरखेड़ा के गरीब दलित परिवार में कल्पना का जन्म हुआ। कल्पना के पिता एक पुलिस हवलदार थे और उनका वेतन मात्र 300 रुपये था, जिसमें कल्पना के 2 भाई, 3 बहन, दादा दादी तथा चाचा जी के पूरे परिवार का खर्च चलता था। इस प्रकार परिवार बड़ा होने के नाते पिताजी के वेतन घर का खर्च ठीक से नहीं चल पाता था। पुलिस हवलदार होने के नाते उनका पूरा परिवार पुलिस क्वार्टर में रहता था। कल्पना जी पास के ही सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थीं। वे पढ़ाई में होशियार थीं, पर दलित होने के कारण यहाँ भी उन्हें शिक्षकों और सहपाठियों की उपेक्षा झेलनी पड़ती थी। कल्पना जी अपने बचपन के बारे में बताते हुए कहती हैं, हमारे गांव में बिजली नहीं थी, कोई सुख सुविधाएं नहीं थीं। बचपन में स्कूल से लौटते वक्त मैं अक्सर गोबर उठाना, खेत में काम करना और लकड़ियां चुनने का काम करती थी। कल्पना का कम उम्र में विवाह। कल्पना जिस सोसाइटी से हैं, वहां लड़कियों को जहर की पुड़िया की संज्ञा दी जाती थी, इसीलिए लड़कियों की शादी जल्दी करके अपना बोझ कम करने का चलन था। जब कल्पना 12 साल की हुई और 7वीं कक्षा में पढ़ रही थीं, तभी समाज के दबाव में आकर उनके पिता ने उनकी पढ़ाई छुड़वा दी और कम उम्र में कल्पना से भी 10 साल बड़े एक लड़के से शादी करवा दी। शादी के बाद वो मुंबई चली गईं, जहां यातनाएं पहले से उनका इंतजार कर रही थीं। इस प्रकार उन्हें ससुराल वालों का जुल्म सहना पड़ा। कल्पना जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया, मेरे ससुराल वाले मुझे खाना नहीं देते, बाल पकड़कर बेरहमी से मारते, जानवरों से भी बुरा बर्ताव करते, कभी खाने में नमक को लेकर मार पड़ती तो कभी कपड़े साफ ना धुलने पर धुनाई हो जाती। ये सब सहते सहते कल्पना जी की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी थी कि जब 6 महीने बाद उनके पिता उनसे मिलने आए तो उनकी दशा देखकर उनके पिताजी ने कल्पना को अपने साथ गांव वापस ले जाने का फैसला किया और लेकर चले गए। कल्पना जी ने किया आत्महत्या का प्रयास। जब शादीशुदा लड़की मायके आ जाती है तो समाज उसे अलग ही नजर से देखता है। आस पड़ोस के लोग ताने कसते, तरह तरह की बातें बनाते। पिताजी ने दोबारा पढ़ाने की भी कोशिश की, पर इतना दुख देख चुकी लड़की का पढ़ाई में कहाँ मन लगता। हर तरफ से मायूसी कल्पना को अपनी आगोश में लेते जा रही थी। इतना सब होने और सहने के बाद वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इन सब घटनाओं का उनकी मानसिकता पर इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अब मरने का फैसला कर लिया था। वो अपने मन में यह सोचती हुए कि इस समाज में जीना मुश्किल है और मरना आसान है, वो मन ही मन में जहर पीने का फैसला कर चुकी थी।
उन्होंने कहीं से खटमल मारने वाले जहर की 3 बोतलें खरीदीं और चुपके से उसे लेकर अपनी बुआ के यहाँ चली गईं। बुआ जब चाय बना रही थीं तभी कल्पना ने तीनों बोतलें एक साथ पी लीं। बुआ चाय लेकर कमरे में घुसीं तो उनके हाथ से कप छूटकर जमीन पर गिर गए। देखा कल्पना के मुंह से झाग निकल रहा है। अफरातफरी में डॉक्टरों की मदद ली गई। बचना मुश्किल था पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था और उनकी जान बच गई। इतने में वह एक बूढ़ा आदमी कल्पना जी के पास आया और बोला, बेटा जब तुम्हें यहाँ लाया जा रहा था तो मैं समझ गया था तुमने जहर पिया है और अब खतरे से बाहर हो बच गई हो। तुम्हारे पिता ने मुझे बताया कि तुमने सुसाइड करने की कोशिश की थी। मैं समझ सकता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया। बेटा भगवान तुमसे जरूर कोई बड़ा काम करवाना चाहता है। तुम जरूर जीवन में कुछ बनने वाली हो, इसलिए भगवान तुम्हारे जीवन में इतनी मुश्किलें दे रहा है। वो तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। देखते हैं ये जिंदगी हमें कब तक भटकाएगी। किसी दिन तो कोशिशें हमारी रंग लाएंगी। उस रोज हम आराम से बैठेंगे अपने कमरे में और कामयाबी बाहर कड़ी दरवाजा खटखटाएगी। कामयाबी के सफर में मुश्किलें तो आएंगी ही, परेशानियां दिखाकर तुमको तो डराएंगी ही। चलते रहना कि कदम रुकने ना पाएं। अरे मिलनी तो मंजिल ही है, एक दिन तो आएगी। यहीं से कल्पना जी का जीवन बदल गया। उन्हें लगा कि जिंदगी ने उन्हें एक और मौका दिया है। दूसरा मौका। कल्पना जी अपना ये एक विचार बताते हुए कहती हैं, जब मैं बच गई तो सोचा कि जब कुछ करके मरा जा सकता है तो इससे अच्छा ये है कि कुछ करके जिया जाए। और उन्हें अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस हुई। अब वो जीवन में कुछ करना चाहती थीं। इस घटना के बाद उन्होंने कई जगह नौकरी पाने की कोशिश की पर उनकी छोटी उम्र और कम शिक्षा की वजह से कोई भी काम न मिल सका। इसलिए उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया। 16 साल की उम्र में कल्पना जी अपने चाचा के पास मुंबई आ गई। वो सिलाई का काम जानती थीं, इसलिए चाचा जी उन्हें एक कपड़े की मिल में काम दिलाने ले गए। उस दिन को याद करके कल्पना जी बताती हैं, मैं मशीन चलाना अच्छे से जानती थी पर ना जाने क्यों मुझसे मशीन चली ही नहीं। इसलिए मुझे धागे काटने का काम दे दिया गया, जिसके लिए मुझे रोज के 2 रुपए मिलते थे। कल्पना जी ने कुछ दिनों तक धागे काटने का काम किया पर जल्द ही उन्होंने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया और मशीन भी चलाने लगीं, जिसके लिए उन्हें महीने के 225 रुपए मिलने लगे। इसी बीच किन्हीं कारणों से पिता की नौकरी छूट गई और पूरा परिवार आकर मुंबई में रहने लगा। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था कि तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने कल्पना जी को झकझोर कर रख दिया। उनकी बहन बहुत बीमार रहने लगी और इलाज के पैसे न होने के कारण एक दिन उसकी मौत हो गई। तभी कल्पना जी को एहसास हुआ कि दुनिया में सबसे बड़ी कोई बीमारी है तो वह है गरीबी, और उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो इस बीमारी को अपने जीवन से हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। कल्पना ने अपनी जिंदगी से गरीबी मिटाने का प्रण लिया। उन्होंने अपने छोटे से घर में ही कुछ सिलाई मशीनें लगा लीं और 16 से 16 घंटे काम करने लगीं। उनकी कड़ी मेहनत करने की ये आदत आज भी बरकरार है। सिलाई के काम से कुछ पैसे आ जाते थे पर ये काफी नहीं थे, इसलिए उन्होंने बिजनेस करने का सोचा। पर बिजनेस के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए वे सरकार से लोन लेने का प्रयास करने लगीं। उनके इलाके में एक आदमी था जो लोन दिलाने का काम करता था। कल्पना जी रोज सुबह 6 बजे उसके घर के सामने जाकर बैठ जाती। कई दिन बीत गए पर वो इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था, पर 1 महीने बाद भी जब कल्पना जी ने उसके घर के चक्कर लगाने नहीं छोड़े तो मजबूरन उसे बात करनी पड़ी। उसी आदमी से पता चला कि अगर 50,000 का लोन चाहिए तो उसमें से 10,000 इधर उधर खिलाने पड़ेंगे। कल्पना जी इस चीज के लिए तैयार नहीं थीं और इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया जो लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताता था और लोन दिलाने में मदद करता था। धीरे धीरे ये संगठन काफी पॉपुलर हो गया और समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने के कारण कल्पना जी की पहचान भी कई बड़े लोगों से हो गई। उन्होंने खुद भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जा रही महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए का कर्ज लिया और 22 साल की उम्र में फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया, जिसमें इन्हें काफी सफलता मिली। और फिर कल्पना जी ने एक ब्यूटी पार्लर भी खोला।
इसके बाद कल्पना जी ने स्टील फर्नीचर के एक व्यापारी से दोबारा विवाह किया, लेकिन वे 1989 में एक पुत्री और एक पुत्र का भार उन पर छोड़कर वे इस दुनिया से चले गए। एक दिन एक आदमी कल्पना जी के पास आया और उसने अपना प्लाट 2,50,000 का बेचने के लिए कहा। कल्पना जी ने कहा, मेरे पास 2,50,000 नहीं है। उसने कहा, आप 1,00,000 मुझे अभी दे दीजिए, बाकी का आप बाद में दे दीजिएगा। कल्पना जी ने अपनी जमा पूंजी और उधार मांगकर 1,00,000 उसे दिए, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि जमीन विवादास्पद है और उस पर कुछ बनाया नहीं जा सकता। उन्होंने 1 से 2 साल दौड़ भाग करके उस जमीन से जुड़े सभी मामले सुलझा लिए और 2,50,000 की कीमत वाला वो प्लाट रातों रात को 50 लाख का बन गया। एक औरत का इतनी महंगी जमीन का मालिक बनना इलाके के गुंडों को पचा नहीं और उन्होंने कल्पना जी की हत्या की साजिश बना डाली। पर ये उनके अच्छे कर्मों का फल ही था कि हत्या से पहले किसी ने इस साजिश के बारे में उन्हें बता दिया और पुलिस की मदद से वे गुंडे पकड़ लिए गए। इसके बाद कल्पना जी अपने पास एक लाइसेंसी रिवाल्वर भी रखने लगी। उनका कहना था कि मैं बाबा साहेब के इस वचन में यकीन रखती हूँ कि 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जियो। आत्महत्या के प्रयास के दौरान वो मौत को इतनी करीब से देख चुकी थीं कि उनके अंदर से मरने का डर कब का खत्म हो चुका था। उन्होंने अपने दुश्मनों को साफ साफ चेतावनी दे दी, इससे पहले कि तुम मुझे मारो जान लो कि मेरी रिवाल्वर में 6 गोलियां हैं। 6ठी गोली खत्म होने के बाद ही कोई मुझे मार सकता है। ये मामला शांत होने के बाद उन्होंने जमीन पर कंस्ट्रक्शन करने की सोची, पर इसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने एक सिंधी बिजनेसमैन से पार्टनरशिप कर ली। उन्होंने कहा, जमीन मेरी है और बनाना आपको है। उसने मुनाफे में 65% अपना और 35% पर बात मान ली। इस प्रकार से कल्पना जी ने 4.5 करोड़ रुपए कमाए। कामानी ट्यूब्स की नींव श्री N.R. कामानी द्वारा 1960 में डाली गई थी। शुरू में तो कंपनी सही चली, पर 1985 में लेबर यूनियंस और मैनेजमेंट में विवाद होने के कारण में ये कंपनी बंद हो गई। 1988 में सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद इसे दोबारा शुरू किया गया, पर एक ऐतिहासिक फैसले में कंपनी का मालिकाना हक वर्कर्स को दे दिया गया। वर्कर्स इसे ठीक से चला नहीं पाए और कंपनी पर करोड़ों का कर्ज आता चला गया। इस स्थिति से निकलने के लिए कमानी ट्यूब्स कंपनी के वर्कर्स सन 2000 में कल्पना जी के पास गए। उन्होंने सुन रखा था कि कल्पना सरोज अगर मिट्टी को हाथ लगा दे तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। कल्पना जी ने जब जाना कि कंपनी 116 करोड़ के कर्ज में डूबी हुई है और उस पर 140 लिटिगेशन के मामले हैं, तो उन्होंने उसमें हाथ डालने से मना कर दिया। पर जब उन्हें बताया गया कि इस कंपनी पर 3,500 मजदूरों और उनके परिवारों का भविष्य निर्भर करता है और बहुत से वर्कर्स भूख से मर रहे हैं और भीख मांग रहे हैं, तो वो इसमें हाथ डालने को तैयार हो गईं। बोर्ड में आते ही उन्होंने सबसे पहले 10 लोगों की कोर टीम बनाई, जिसमें अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट थे। फिर उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार कराई कि किसका कितना रुपया बकाया है। उसमें बैंक्स के, सरकार के और उद्योगपतियों के पैसे थे। इस प्रक्रिया में उन्हें पता चला कि कंपनी पर जो उधार था उसमें आधे से ज्यादा का कर्जा पेनाल्टी और इंटरेस्ट था। कल्पना जी तत्कालीन वित्त मंत्री से मिली और बताया कि कमानी इंडस्ट्रीज के पास कुछ है ही नहीं। अगर आप इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ करा देते हैं तो हम क्रेडिटर्स का मूलधन लौटा सकते हैं, और अगर ऐसा न हुआ तो कोर्ट कंपनी का लिक्विडेशन करने ही वाला है, और ऐसा हुआ तो बकायेदारों को एक भी रुपया नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री ने बैंकों को कल्पना जी के साथ मीटिंग करने के निर्देश दिए। वे कल्पना जी की बात से प्रभावित हुए और न सिर्फ पेनल्टी और इंटरेस्ट्स माफ किए, बल्कि एक लेडी एंटरप्रेन्योर द्वारा जेन्युइन एफर्ट्स को सराहते हुए कर्ज मूलधन से भी 25% कम कर दिया। कल्पना जी 2000 से कंपनी के लिए संघर्ष कर रही थीं और 2006 में कोर्ट ने उन्हें कमानी इंडस्ट्रीज का मालिक बना दिया। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि कल्पना जी को 7 साल में बैंक के लोन चुकाने के निर्देश दिए, जो उन्होंने 1 साल में ही चुका दिए।
बना दी 500 करोड़ की कंपनी। कोर्ट ने उन्हें वर्कर्स के बकाया वेजेस भी 3 साल में देने को कहे, जो उन्होंने 3 महीने में ही चुका दिए। इसके बाद उन्होंने कंपनी को मॉडर्नाइज करना शुरू किया और धीरे धीरे उसे एक सिक कंपनी से बाहर निकालकर एक प्रॉफिटेबल कंपनी बना दिया। ये कल्पना सरोज जी का ही कमाल है कि आज कमानी ट्यूब्स 500 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी बन गई है। उनकी इस महान उपलब्धि के लिए उन्हें 2013 में पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया और कोई बैंकिंग बैकग्राउंड न होते हुए भी सरकार ने उन्हें भारतीय महिला बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया। सचमुच कल्पना जी की ये कहानी कल्पना से भी परे है और हम सभी को संदेश देती है कि आज हम चाहे जैसे हैं, पढ़े लिखे, अनपढ़, अमीर, गरीब, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी सोच से, अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकते हैं। हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं और अपने बड़े से बड़े सपनों को भी पूरा कर सकते हैं।